चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रमुख भौतिक विभाग क्या है, या भारत का जो विभाजन हम करते हैं तो वो कितने भागों में विभाजन करते हैं, विभाजन क्यों करते हैं। मतलब यहाँ पे विभाजन का मतलब है, सिंपल आप समझो कि जो हमारा भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है वो उच्चावच की दृष्टि से, उच्चावच क्या होता है मैम, मतलब कि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर गड्ढा है, इस टाइप के अगर हिसाब से हम देखें तो एक समान नहीं है। मतलब इसका समतल क्षेत्र जो है एक समान नहीं है, इसमें हमें कई तरह के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग टाइप के मैदान रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जलवायु का प्रभाव और बहुत सारी चीज़ें उस पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हमें पता है कि हमारा जो पूरब का उत्तर का हिस्सा है और साथ में कुछ पूरब के हिस्से को भी हम लेंगे, यहाँ तक क्या होता है, हिमालय है। और यहाँ पर क्या होगा, पूरे वर्ष ठंड ही रहती है। ठीक है, लेकिन इस ठंड को भी देखें तो एकदम जो उत्तर में हिमालय है यहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। ठीक, नीचे जब हम आते हैं तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पर उत्तरी मैदान है, विशाल भारत का उत्तर मैदान है जो समतल है पूरी तरीके से, और ये नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है, और साथ में ये भी पता चलता है कि यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो डेक्कन ट्रैप पे आते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पे आते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस तरीके का हिस्सा है, तो हमें ये अब यहाँ भी पता चलेगा कि क्या हम उत्पादन कर सकते हैं, क्या नहीं उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, भारत का रेगिस्तान वाला हिस्सा इस तरह से देखने को मिलता है। ये तटीय मैदान है भारत का, और यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा पेज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसे आप बिना रटे भी अपने माइंड में आप बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो कि जो भारत है वो कितने भागों में बटा है। तो सबसे पहले क्या है, हिमालय है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स है। उसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ प्लेन हमको देखने को मिलता है, नॉर्थन प्लेन्स देखने को मिलता है, यानी कि उत्तरी मैदान देखने को मिलता है। तीसरा अगर हम देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू देखने को मिलता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा हमें। फिर इंडियन डिजर्ट है, रेगिस्तान है भारत का, कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय मैदान है। एंड लास्ट में अगर हम देखें तो आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि द्वीप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारत के जो भौगोलिक संरचना है उसके बेसिस पे हम पूरे इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि जो भारत का भौतिक विभाजन है उसके आधार पे हम भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत का भौतिक विभाजन है वो कहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैप पे फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आएंगी। तो पहला आप यहाँ देखो लिखा गया है नॉर्थर्न माउंटेन्स, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे उत्तर में जो पूरा आपको ये ब्राउन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये आपका कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से संबंधित है, या हम कह सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है ये पर्वतीय है। क्या है, पर्वतीय है। ठीक है, ग्रीनलैंड में अगर हम आ जाए, ये ग्रीन जो हमें दिखाई पड़ रहा है तो ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है, समतल मैदान है, पूरा प्लेन्स है। यहाँ पे उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। उत्पादन कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी फसलें हम लगाते हैं उसका हमें परिणाम अच्छा मिलता है। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं येलो वाला, ये भारत का डिजर्ट वाला एरिया है, यानी कि थार का मरुस्थल है। ठीक है, फिर ये थोड़ा ऑरेंज में जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये भारत का पठारीय भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटू है ये। ठीक है, एंड अगर हम ये डार्क ग्रीन वाली की बात करते हैं, 5वां नंबर जहाँ पे लिखा गया है, ये कोस्टल प्लेन्स है, यानी कि ये तटीय मैदान है। क्या है ये, तटीय मैदान है, तटीय मैदान है। एंड लास्ट में अगर आप देखो तो कुछ डॉट्स के तौर पे यहाँ पर और कुछ डॉट्स के तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आइलैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आप चाहो तो मैप बना करके अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो, आपको अच्छे से याद रहेगा कि भारत का कौन सा हिस्सा कहाँ पर स्थित है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, अगले स्लाइड पर आ जाते हैं और एक एक जो पार्ट है उसको हम डिफाइन करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिंदी में अगर आप पढ़ोगे ना तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे हिम और दूसरा हम पढ़ेंगे आलय, ठीक है। आलय का मतलब होता है आश्रय, ठीक है, और आश्रय का एक अर्थ और हम कह सकते हैं वास, ठीक है। और जहाँ पर हिम रहेगा यानी कि जहाँ पर बर्फ रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिमालय। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला है ये हमारे लिए ज़्यादातर ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो भारत के उत्तरी सीमाओं पर ये पूरी तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। सिंध से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम पूर्व दिशा में दौड़े तो हमें हिमालय का 3 समान श्रेणी देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप जब इस तरीके से मैप बनाओगे तो यहाँ पर हमें सिंधु नदी मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से सिंधु निकलती है और इस तरह से जाती है। तो ये पश्चिम हो गया ना हमारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पश्चिम है। तो हिमालय का विस्तार भी कुछ इस तरीके से, यहाँ पश्चिम से अगर हम देखें तो इस तरीके से उठता है और ऐसे पूरब में जहाँ पर आपके ब्रह्मपुत्र नदी देखने को मिलती है यहाँ तक का ये विस्तार है। और ये विस्तार जो है ना ये 3 समानांतर श्रेणियों में है, पैरेलल रेंज है, ठीक है। आप पैरेलल के बारे में पढ़े होंगे, समांतर के बारे में पढ़े होंगे कि ये लाइनें जो होती है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, हमेशा आप खींचते जाओगे ये आगे तक बढ़ती जाएंगी। तो हिमालय का भी विस्तार इस तरह 3 श्रेणियों में है। मैम आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है? समझ आएगा क्या? देखो जैसे मान लो कि आपका घर बन रहा है, ठीक है, तो आपने सुना होगा एक 4 इंची की दीवार, एक सुना होगा 9 इंची की दीवार, ठीक है, और 12 इंची की भी दीवार होती है, ठीक है। कैसे होती है? होती है जब, मतलब कहने का ये मतलब है कि जब दीवारों को और मोटा बनाया जाता है, या पहले के टाइम पे ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और या बाउंड्री का जो एरिया होता है वहाँ पर भी इसको बनाया जाता है। तो ये बनाते कैसे हैं? सिंपल आप समझो कि इसमें 3 लेयर लगाएंगे। एक पहले 9 इंची में देखें तो एक ईंटा लगाएंगे, दूसरा ईंटा लगाएंगे और बीच में क्या लगाते हैं? मसाला भरते हैं, ठीक है, ये वाला प्रोसेस करते हैं। तो क्या हम इसको 3 लेयर गिन सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक ये दीवार का ही तो हिस्सा है, ठीक है, मतलब एक दीवार है लेकिन इसके लेयर कितने हैं? 3 है। तो सेम कंडीशन है हिमालय को अगर हम देखें तो इस तरह से समझ लो, ये ऊपर वाला ईंटा हो गया, ये नीचे वाला ईंटा हो गया और बीच में ये मसाला हो गया, ठीक है। 3 लेयर ये मिलेगा आपको, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हिमालय ही कहलाता है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि ये 3 समांतर श्रेणी कहने का क्या अर्थ हो रहा है, ठीक है। और ये 3 समांतर श्रेणियों में हम बांटते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो हिमालय है एक साथ नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है भारत था और यहाँ पर ऊपर में यूरोपियन प्लेट जो थी ये थी। बीच में क्या था? बीच में अगर हम देखें तो टेथिस सागर था। बीच में क्या था? टेथिस सागर था। तो यहाँ से मलबे आना स्टार्ट हुए, ठीक है, चूँकि ये पूरा आपको पता होगा बर्फ़ वाला एरिया था, नदियाँ ग्लेशियर है यहाँ पे, तो पिघलेंगी तो अपने साथ मलबे ले आएंगी, ठीक है। मलबा यहाँ पर क्या हुआ? कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ इसमें। फिर एक टाइम आया जब ये यूरोपियन प्लेट और भारतीय प्लेट एक दूसरे से टकराए, ठीक है। चलो इधर से कोई चीज़ को आप धक्का दे रहे हो, बच्चों को देखते हो अगर कार खरीद दो ना तो एक इधर से लड़ाएगा एक इधर से लड़ाएगा और बीच में फिर क्या होती है? कार उठ जाती है, ठीक है। सेम कंडीशन होगा। इधर से जब यूरोपियन प्लेट का धक्का पड़ा और इधर से भारतीय प्लेट का धक्का पड़ा तो बीच में ये जो मलबा था ना ये ऊपर उठा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही बार धक्का पड़ा और एक ही बार ये ऊपर उठ गया। ये 3 कंडीशन में हुआ है, मतलब धीरे धीरे इस पर धक्का पड़ता गया, एक दूसरे को ये ढकेलते गए और इस तरीके से जो हिमालय है इसकी 3 श्रेणियाँ, मतलब 3 फोल्ड में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही तीनों हिमालय जो है, यही तीनों श्रेणियाँ बिल्कुल वलय बन गया, हम कह सकते हैं। इसमें क्या बन गया? फोल्ड बन गया, इसीलिए हम इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। हिमालय को क्या कहते हैं? नवीन
वलित पर्वत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वलय से बना हुआ है। जब अभी आप टाइप्स ऑफ पर्वत के बारे में पढ़ोगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ोगे कि कितने तरह के पर्वत होते हैं, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि वलित पर्वत होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे प्लेटों को धक्का देती हैं तो बीच का हिस्सा जो उठ जाता है, यही वलित पर्वत कहलाता है। और यही कंडीशन है हमारे हिमालय के साथ। ठीक है, तो 3 टाइम पर ये धक्का पड़ा और इसलिए ये 3 फोल्ड में हमें देखने को मिलता है। और ये तीनों श्रेणियां जो हैं ये आज हिमालय के हिस्से के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हम देखेंगे आगे मैप के थ्रू। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें हम मैप के थ्रू समझेंगे। लिखा तो बहुत कुछ है, बस उसको पढ़ लेंगे। तो अगर हम इस पूरे मैप को ध्यान से देखें, देखिए ये एनसीईआरटी का मैप है। एनसीईआरटी के मैप में आप देखोगे ना, पहले आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय क्या होता है बता रहे हैं, 1 मिनट। देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ब्राउन ब्राउन लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, ये 3 लाइनें ऊपर से, आप पहले ये वाली लाइन छोड़ दो। ये लाइन क्या है? ये पामीर पठार है। आप लोगों ने सुना होगा। पामीर पठार कैसे बनता है? पामीर पठार को हम विश्व के छत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ये बनता कैसे है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कि इधर से एक हिंदुकुश पर्वत आ रहा है और इधर से एक कुनलून पर्वत श्रेणी आ रही है, और दोनों पर्वत श्रेणियां जहां पर मिलती हैं वहां पर आपको पामीर की पठार देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम दक्षिण भारत में पढ़ते हैं ना, दक्षिण भारत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी घाट, ठीक है, और यहाँ पर पूर्वी घाट की श्रेणियाँ, मतलब यहाँ पर पश्चिमी घाट के जो श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर पूर्वी घाट की श्रेणियाँ जो हैं, दोनों आपस में आकर के जहाँ पर मिलती हैं ये नीलगिरी की पहाड़ी होती है। नीलगिरी की पहाड़ी होती है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जब 2 अलग अलग पर्वत श्रेणियां जहां पर आकर के मिल जाती हैं वो एक ग्रंथि या एक गांठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हिंदुकुश और कुरनूल जब आकर के मिल रहे हैं तो एक गांठ का निर्माण करते हैं जिसे हम पामीर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हिमालय जो है वो 3 श्रेणियों में डिवाइड है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? नीचे से आप देखोगे तो नीचे पहले आपको ये मिलेगा शिवालिक। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हमें मिला शिवालिक। शिवालिक के बाद जाओगे तो ये आपको मिलेगा मध्य हिमालय। बीच में है, याद करना आसान है, बीच को हम मध्य कहते हैं, तो मध्य हिमालय। इसके ऊपर जाएंगे हम तो इसके ऊपर हमें मिलेगा बृहद हिमालय। क्या मिलेगा? बृहद हिमालय। सबसे ऊपर हमें क्या मिला? बृहद हिमालय। तो ये 3 श्रेणियां तो हिमालय की हो गई। तो मैम जी बाकी की क्या हमें दिख रही हैं? ऊपर वाला भी मैंने बता दिया, ये तीनों भी मैंने बता दिया। रुकिए मैं कलर चेंज कर दूं पेन का। तो बाकी की ये और ये क्या है? तो ध्यान से सुनो, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब पता है आप सबको क्या होता है? हम क्यों ट्रांस हिमालय कहते हैं? ठीक है, ट्रांस जो है ये इंग्लिश का शब्द है और ट्रांस का अर्थ होता है पार। ठीक है, क्या होता है? पार। जैसे हम बोलते हैं ना उस पार, समझ में आया? बस वही कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं हिमालय के पार। क्या कहते हैं? हिमालय के पार। तो हिमालय की पार की जो श्रेणियां हैं उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, अब समझिए इस चीज को। ट्रांस हिमालय में भी अगर हम देखेंगे ना तो हमें 3 अलग अलग तरह के पर्वत देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रांस का मतलब समझ में आया? ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, यानी कि वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, वो हिमालय के हिस्से नहीं है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में हमें 3 पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, या 3 पर्वत हम कह सकते हैं। एक काराकोरम आपको मिलेगा। ठीक है, एक क्या मिलेगा? काराकोरम मिलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। और तीसरा क्या है?
तीसरा है जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी है। तो हिमालय के ये 3 आपको ट्रांस हिमालय के रूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे रेंज में लगाने को देता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए और दक्षिण से उत्तर की ओर लगाइए। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आएंगे तो पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, और दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो पहले जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ये इसलिए आपको बाद में ये रेंज में लगाने के लिए देता है क्योंकि हमें ये पता है कि हिमालय में सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, लेकिन ये वाली कंडीशन लोगों को भूल जाया करती है। और आपको पता होना चाहिए कि इसी काराकोरम श्रेणी में ही K2 गार्डविन ऑस्टिन पड़ता है। K2 गार्डविन ऑस्टिन पड़ता है। ठीक है, इसको मैं आगे अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये मैप था तो सोचा यहाँ पे थोड़ा कंफर्म कर लिया जाए। दूसरी चीज़ अगर हम देखें ना, तो इसी जास्कर श्रेणी में आप आओगे तो आगे यहाँ पर बढ़ने पर आपको कैलाश श्रेणी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कैलाश पर्वत के पास ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए मानसरोवर झील निकलती है, और इसी झील से भारत की 3 प्रमुख नदियाँ, जिसमें हम सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को रखते हैं। ठीक है, यहाँ से निकलती है। यहाँ पर आप देखो सुलेमान श्रेणी है, कभी आपने नाम सुना होगा सुलेमान श्रेणी के बारे में, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पर आप देखो तो ये गारो, खासी, जयंतिया 3 पर्वत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पटकाई बूम है। पटकाई बूम मतलब ये भी हिमालय का ही हिस्सा है, पटकाई बूम है। यहाँ पर आप देखो नागा श्रेणी है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैप में आपको ज़्यादा समझ में आएगा और देखना आसान है आपके लिए। ठीक है, ये नागा श्रेणी है, पटकाई बूम है, और नीचे आप देखो तो यहाँ मिजोरम पड़ता है, तो ये हो गया मिजो श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करने की बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा इसी लेवल का बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने पढ़ा होगा नामचा बरवा पर्वत से क्या होता है। नामचा बरवा पर्वत से हमारी शांगपो नदी जो है वो मुड़ जाती है और कहाँ प्रवेश करती है? वो प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, कोई ऐसा पेन नहीं मिल रहा है जो इस पे दिखे। चलिए देखते हैं, शायद ये दिखेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने हाइलाइटर ले लिया है। अब मैं जहाँ पे वाइट करूँगी इसे देखिएगा। ये अगर मानसरोवर झील है, ठीक है, ये क्या है? ये मानसरोवर झील है। ठीक, और इस मानसरोवर झील से ये वाइट आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? चलिए, ये मानसरोवर झील से अब इस येलो वालों को देखिएगा, ये यहाँ से निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आपको छोटा सा पर्वत श्रेणी देखने को मिल रहा होगा, ये है नामचा बरुआ। क्या है? नामचा बरुआ। और यहीं से तुरंत जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो इस तरह से मुड़ती है और भारत में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। ठीक है, भारत में प्रवेश कर जाती है। ऐसा नहीं है कि नामचा बरुआ यहाँ पे एकदम साइड में पड़ता है, ये बल्कि कहाँ पड़ेगा आप देखोगे तो तिब्बत श्रेणी में ये पड़ेगा, और वहीं से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मुड़ करके कहाँ आती है? भारत में आ जाती है। ठीक है, तो सारे इतने सारे पॉइंट्स शायद आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक बार यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और ये जो मैंने लगा रखा है ना मैप, इसमें आप भी या कोशिश करिएगा कि आपको भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये देख लो, पहले हमको सिर्फ 3 रेंज को लेकर के चलना है। नीचे से आप लोग समझना बहुत आसान होगा। तो नीचे हम आउटर हिमालयाज बोलते हैं, या फिर इसे हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ठीक, बीच का जो हिमालय है उसे हम मध्य हिमालय बोलेंगे, और ऊपर का जो हिमालय है इसे हम ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो कंफर्म हो गया, ये तीनों समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हमें 3 देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर का जो 3 है उसमें पहले सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम, फिर बीच में क्या आएगा? लद्दाख आएगा, फिर उसके नीचे क्या आएगा? जास्कर आएगा, और अगर हम आ जाए जहाँ पर मानसरोवर झील निकलती है तो ये आ गया कैलाश रेंज। ठीक है, और याद रखिएगा जो K2 गार्डविन ऑस्टिन है वो हमें कहाँ मिल रहा है?
K2 गार्डविन आस्टीन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका फिगर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर फिगर बना हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी को भी बहुत आसानी से याद कर सकते हो। सॉरी, K2 गार्डविन आस्टीन ये बना हुआ है, ठीक है। कहाँ ये पड़ रहा है, तो K2 गार्डविन आस्टीन की बात अगर हम करें तो ये काराकोरम श्रेणी में पड़ रहा है। सबसे ऊपर हमने काराकोरम देखा था, तो काराकोरम श्रेणी में K2 गार्डविन आस्टीन पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा है कैलाश पर्वत के बारे में, ठीक है, कैलाश पर्वत के बारे में। तो कैलाश श्रेणी में कैलाश पर्वत पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कैलाश श्रेणी में कैलाश पर्वत पड़ता है। हमने पढ़ा है एवरेस्ट पर्वत के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा है ना। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, आप अगर देखो तो ये ऊपर वाला हिस्सा नेपाल का है, और नेपाल का में ही हमारा ये बृहद हिमालय आ रहा है, ऊपर वाली लाइन बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। बृहद हिमालय में ही कंचनजंगा पड़ेगा। आप यहाँ से मैप से जोड़ने की कोशिश करो, और बृहद हिमालय में ही नामचा बरवा पर्वत पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा हिमालय का एक ऐसा सेट मैंने आपके सामने रखा जहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दो, ठीक है, या फिर आप वनडे दे रहे हो या आप किसी भी हायर लेवल का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो भी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम अगली स्लाइड पर आएंगे, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक बार महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के बारे में, ठीक है। देखिए, जिसको अभी भी हिमालय नहीं समझ में आया ना, ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा भारत नहीं बना रही हूँ, सिंपल आप समझिए। ये सबसे अच्छा, पहले आप मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में खड़े हो, तो आप नीचे से जा रहे हो, आपको हिमालय पर जाना है, ठीक है। आपने घर से संन्यास ले लिया, आपने सोच लिया मैं हिमालय जाऊंगी। तो सबसे पहले हिमालय जाने के टाइम पे आपको जो हिमालय की एक श्रेणी मिलेगी वो है शिवालिक। कौन सी श्रेणी है, शिवालिक, ठीक है। शिवालिक हिमालय सबसे बाद में बना हुआ हिमालय है, और इसकी ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। फिर बीच में आपको लगातार नहीं, बीच में ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर गैप करके मिलता है, और ये होता है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय के ऊपर आपको मिलेगा बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय मिला, बृहद हिमालय मिला। इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय की हमने 3 श्रेणियां पढ़ी, और तीनों श्रेणियों में जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो है बृहद हिमालय, ठीक है। तो ये तो हमारी हिमालय हो गए, हिमालय के 3 श्रेणियां हो गए। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ विस्तार देखने को मिलता है पर्वतों का, तो उन पर्वतों को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका अर्थ होता है हिमालय के पार। ट्रांस का मतलब ही इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो उसका हिंदी होता है पार या दूसरी तरफ, ठीक है। तो दूसरी तरफ अगर हम चले तो सबसे पहले आप देखो, सबसे ऊपर से अब हम इसे रेंज करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर हमें मिलेगा सबसे पहले ऊपर हमें मिलेगा काराकोरम। क्या मिलेगा, काराकोरम। अच्छा, पहले हम इसे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हम हिंदी में अगर देखें तो व्यंजनों में क पढ़ते हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं। काराकोरम आएगा, फिर क्या आएगा, लद्दाख, फिर क्या आएगा, लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जास्कर। क्या आएगा, जास्कर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो तिब्बत वाले एरिया में यहाँ पर आपको कैलाश श्रेणी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कैलाश पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है, ठीक है। काराकोरम में ही आपको K2 गार्डविन आस्टीन, एक चोटी है, ठीक है, पर्वत की एक चोटी है, K2 गार्डविन आस्टीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बृहद हिमालय की बात करें तो इसी बृहद हिमालय में ही हमें माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं,
एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से सबसे चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुछ बच्चे K2 गार्डियन आस्तीन लगा के आ जाते हैं और बाद में जब आंसर गलत आता है तो उस पर केस करना, ये करना, वो करना कि ये तो हिमालय का है, लेकिन वो हिमालय का नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और हिमालय का सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रेणी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो शायद अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में। तो महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं और इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ष भर, मतलब हमेशा 12 महीने पूरे साल ये बर्फ से ढका होता है, इसीलिए हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये सबसे उत्तरी श्रेणी है और सबसे सतत पर्वतमाला है। सतत पर्वतमाला कहने का मतलब ये लगातार है, ऐसा नहीं बीच में आपको गैप देखने को मिलेगा। 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ, यहाँ पर औसत ऊंचाई की बात कही गई है, 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियों से मिलकर बना है। यानी कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिलेगी वो ग्रेट हिमालय में ही देखने को मिलती है। आगे लिखा गया है हिमालय के इस हिस्से का कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट एक तरह का चट्टान है और इस तरह के चट्टान जो होते हैं, ग्रेनाइट के जो चट्टान होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं और इसी ग्रेनाइट से हमारा ये हिमालय जो महान हिमालय है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए फिर हिमालय के बाद, ग्रेट हिमालय के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हिमाचल या निम्न हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? हिमाचल, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, तीनों नामों पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर तो मध्य हिमालय ये वाला हिस्सा पड़ता है। ठीक है, ये बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखा गया है? हिमाद्री के दक्षिण पर स्थित पर्वतमाला है। यानी कि सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर बीच में हमें क्या मिला? मध्य हिमालय। और पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। जैसे हमने पढ़ा कि बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, बृहद हिमालय में क्या है? माउंट एवरेस्ट है। उसी तरीके से जो मध्य हिमालय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी जो है वो है पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर लास्ट में जो सबसे आखिरी में बना हिमालय का श्रेणी है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी सीमा है। ये श्रेणी असंगठित अवसादों से बनी है, मतलब कहने का मतलब है ये फिक्स अभी नहीं हुआ है। शिवालिक हिमालय जो है ये पूरी तरीके से संगठित नहीं हुआ है। हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, आपने सुना होगा देहरादून। ठीक है, ये दून, ये सारी श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं? हिमालय, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, यहाँ की कुछ प्रसिद्ध दून हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ आएंगे? शिवालिक हिमालय में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ये समझ में आया। सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट, शिवालिक हिमालय में मध्य हिमालय में पीर पंजाल, और अगर हम देखें शिवालिक हिमालय में तो यहाँ पर दून देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप एक बार फिर से चाहें तो इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय, फिर आपको मिलेगा मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में मिलेगा आउटर हिमालय या जिसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पहले निर्माण हुआ है बृहद हिमालय का, बड़ा है तो सबसे पहले आएगा, फिर बीच वाला आएगा और फिर छोटा वाला आएगा। ठीक है, तो हिमालय का निर्माण जिस तरह से हुआ है उस तरह से उसके नाम भी लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे हिमालय को एक बेस पर हम और बांटते हैं। वो कौन सा आधार है? तो हिमालय को हम नदियों के आधार पर भी बांटते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है हिमालय को भी
पश्चिम से पूर्व तक के क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हम उत्तर और दक्षिण में ही बांटेंगे, उत्तर दक्षिण में हम इसे निर्माण के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। लेकिन इसे हम पश्चिम से पूरब किस आधार पर बांटते हैं, तो इनको हम बांटते हैं नदी के आधार पर। किस आधार पर बांटते हैं, नदी के आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच, ठीक है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है पश्चिम से पूरब की ओर, तो क्रमशः कश्मीर और हिमाचल हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। फिर कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में आएगा। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में आएगा। और असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में आता है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि तिस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को जानते हैं, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। तो याद करने की ज़रूरत है, दिहांग सबसे बाद में आता है, असम सबसे बाद में आता है, इसलिए ये असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप याद कर सकते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपकी सिंधु नदी, कहने वाली बात नहीं है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब हम भारत को इस तरीके से देखते हैं तो सबसे ऊपर जो इस तरह से नदी जा रही है वो सिंधु नदी है, तो ये हमारी सिंधु नदी हो गई। और सिंधु के बाद हमें पता है महत्वपूर्ण नदी एक और है जो है सतलज। सिंधु और सतलज दोनों का उद्गम अगर हम देखें तो मानसरोवर झील से है, ठीक है। और इनके बीच का जो हिस्सा हिमालय का पड़ेगा उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे, ठीक है। पंजाब हिमालय के बाद अगर हम देखें तो सतलज, अब फिर से हम सतलज को उठाएंगे और सतलज के बाद हम उठाएंगे काली नदी को, ठीक है, काली नदी को उठाएंगे। तो सतलज और काली के बीच जो हिमालय का हिस्सा है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर काली नदी के साथ हम तिस्ता नदी को लेंगे और तिस्ता और काली के बीच का जो कह सकते हैं हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और तिस्ता के बाद एक और यहाँ पर नदी लास्ट में पड़ेगा दिहांग, तिस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिमालय का विस्तार बना लीजिए, इस तरह से आप नदी बना लीजिए और नदी के बीच वाले हिस्से को लिखते चले जाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नदियों के आधार पर हिमालय का कौन कौन सा हिमालय को कितने भाग में बांटते हैं या हिमालय के कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम चीज़ें आज हम कवर करें। तो आगे क्या लिखा गया है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का प्रतीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय की, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है नामचा बरबा से मुड़ती है, भारत में आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बताता है कि हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास ही है। दिहांग घाट से परे, मतलब दिहांग जो नदी है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तेजी से झुका है। मतलब जहाँ पर दिहांग नदी है वहीं से क्या हो जाएगा, पहले दिहांग नदी अंदर आ जाएगी, जैसे आप यहाँ बैठे हो और आपके पीछे से कोई मुड़ जाए, ठीक है। तो दिहांग नदी यहाँ है और दिहांग नदी के पीछे से हिमालय जो है वो दक्षिण की तरफ, कहाँ मुड़ेगा, दक्षिण, दक्षिण हमें पता है ये होगा, साउथ की तरफ बहुत तेजी से झुकता है और भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। मतलब जब दक्षिण में मुड़ जाएगा तो पूरब के हिस्से के साथ पूरा एक सीमा वो बना देता है, जिसे पूर्वांचल, पूर्वी पहाड़ियों और पहाड़ों के रूप से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वांचल में द हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स शामिल हैं। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में आपसे कि पूर्वांचल में कौन कौन से हिल पड़ेंगे, ठीक है, या कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वांचल में स्थित हैं। तो याद रखिएगा नागा पड़ेगा, मणिपुर पड़ेगा, मिजो पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपके पूर्वी हिमालय या हम कह सकते हैं पूरब में पड़ने वाले हिमालय के हिस्से के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। और जब हमने क्लास स्टार्ट किया था, मैपिंग स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने पहला मैप आपको दिखाया है ना, वहाँ पर ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है
उत्तरीय मैदान। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे समझाना चाहूँगी और बाकी की चीज़ों को फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे हमने पढ़ा ना कि ये क्या है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत का, ये यूरोपियन प्लेट। तो दोनों की जगहों से जब मलबे गिरे तो निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन रहा है, अब कंडीशन ये बन रहा है, एक मिनट, अब कंडीशन ये बन रहा है कि हमारा ये हिमालय का निर्माण हो गया है। ठीक है, ये हिमालय का निर्माण हो चुका है, थोड़ा गंदा बन गया, कोई बात नहीं। तो हिमालय से भी नदियां आएंगी, तो नदियां अपने साथ क्या लाएंगी, मलबे लाएंगी। मलबे कहने का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स लाती हैं मिट्टी के, और जहां से वो गुजर जाती हैं वहां पर वो निक्षेपित करना स्टार्ट करती हैं। क्यों निक्षेपित करती हैं भाई, जब ढलान तेज था तो वो तेजी से लेकर के बह रही थी, लेकिन ढलान अब कम हो रहा है तो बहाव कम होगा, बहाव कम होगा तो वो मिट्टी को क्या करेंगी, वहीं पर छोड़ेंगी। ठीक है, मिट्टी को वहीं पर छोड़ेंगी। तो इस तरीके से जो हिमालय से नदियां निकल करके आई हैं, उन्हीं के माध्यम से हिमालय के नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से ही उत्तरी मैदान जो है भारत का, समतल मैदान जो है भारत का, पूरा उसका निर्माण हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ना तो हिमालय हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ना ही उत्तरी मैदान गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, ये जो मैदान है इसकी बहुत सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी कि नदियां ला रही हैं मृदा अपने साथ, यहाँ पे छोड़ रही हैं, तो ये पूरा हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से अगर हम देखें तो उपजाऊ हो जाता है। भारत की अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तरी भारत में रहती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी जनसंख्या वो क्या चाहती है, अनुकूलन चाहती है, हम जैसे रहना चाहें वो हमें प्राप्त हो। और सबसे पहले कहीं भी रहने के लिए मनुष्य को ज़रूरी होती है खाने के लिए, खाना यहाँ मिलेगा, पानी के लिए ज़रूरत होती है, यहाँ पर उनको पानी मिलेगा, अच्छी जलवायु की ज़रूरत होती है, यहाँ पर उनको अच्छी जलवायु मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है कि जिसकी वजह से उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि यहीं पर यूपी आता है और यूपी की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से लिखा गया है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित है हमारा उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये हिमालय से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पूरा बताया गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, और यहाँ पर भाबर तराई और सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा है। अगर आप इसे ख़त्म कर लोगे ना, मतलब जो मैदान है इसे ख़त्म कर लोगे तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, ये सब एक एक 2-2 मिनट की क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें अगली क्लास में हम अपने पढ़ेंगे।